नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। हमने उपधारा 9 तक देख लिया था। अब हम देखेंगे उपधारा 10। जो उपधारा 10 है वह डिफाइन करता है त्रुटि को। त्रुटि के विषय में उपधारा 10 में जो बात कही गई है उसमें विशेष तौर पर वस्तु या उत्पाद के विषय में त्रुटि की बात करता है। त्रुटि जिसको आप बोलेंगे डिफेक्ट, यानी जो भी वस्तु है, त्रुटि के विषय में बात की गई। किसके विषय में? वस्तु के विषय में या उत्पाद के विषय में। वस्तु या उत्पाद के विषय में त्रुटि की बात की गई है। त्रुटि मतलब किसी प्रकार की कमी। अब उसी को समझेंगे कौन कौन सी कमी होगी जिसको हम त्रुटि कहेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि धारा 10 जो है वह त्रुटि के विषय में बात करता है। और किसके त्रुटि के विषय में बात करता है? किसके डिफेक्ट के विषय में बात करता है? तो किसी वस्तु या किसी उत्पाद में डिफेक्ट के विषय में बात करता है। जैसे मान लेते हैं रिमोट है, मैंने इसको खरीदा, पैकेट आया लेकिन इसका एक बटन निकला हुआ पाया, यानी ये डिफेक्टेड पीस हो गया, खराब पीस हो गया। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कौन कौन सी त्रुटियां इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं, तो सबसे पहला त्रुटि जो है वह है गुणवत्ता की त्रुटि। गुणवत्ता। दूसरा प्रकार का त्रुटि जो कहा गया है वह है मात्रा की त्रुटि। मात्रा यानी क्वांटिटी, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, मात्रा की त्रुटि। तीसरे प्रकार की जो त्रुटि है वह कमी हो सकती है किस प्रकार से? शक्ति यानी पोटेंसी में। मैं इसका स्पेलिंग भी लिख देता हूं, यानी जितना पावर उसका बताया गया था उतना पावर में वो काम नहीं कर रहा है, पोटेंसी। चौथे प्रकार की त्रुटि जो हो सकती है वह शुद्धता यानी प्योर नहीं है। जैसे सोना लिया, सोना में बताया कि 24 कैरेट है या फिर 22 कैरेट है लेकिन निकला 18 कैरेट ही। या मानक, मानक मतलब स्टैंडर्ड, जिसको कि सरकार ने निर्धारित किया है, इसमें किसी प्रकार की कमी जो होगी, किसी भी प्रकार की कमी होगी, वह कमी त्रुटि या डिफेक्ट कही जाएगी। क्लियर है? किसी भी प्रकार की त्रुटि जो होगी वह डिफेक्ट या त्रुटि कही जाएगी। किसमें किसमें? गुणवत्ता में, मात्रा में, शक्ति में यानी पोटेंसी में, शुद्धता में या मानक में। मानक मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में। तो आप कैसे मानेंगे कि कोई त्रुटि है किसी वस्तु में या नहीं है? किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा कोई वस्तु, किसी वस्तु में त्रुटि है या नहीं है? जैसे मान लेता हूं ये घड़ी लेकर के आया, अब ये घड़ी चल ही नहीं रही, चल नहीं रही। मैंने समय देखने के लिए घड़ी लिया था लेकिन ये घड़ी चल नहीं रही। अब मैं दुकानदार के पास जाता हूं और दुकानदार कहता है कि भैया ये घड़ी चलने वाली घड़ी नहीं है, तो आप ये तो 100 पीस वाली घड़ी है, केवल आप इसको बांधिए और लोगों को लगेगा कि आप घड़ी बांधे हैं, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो अगर वैसी नहीं है, वैसी बात हो जाती है, तो एक तरीका तो है कि हम कंज्यूमर डिस्प्यूट में जाएं, यानी उसके खिलाफ परिवाद दायर करें। लेकिन सबसे पहले तो हमको यही निर्धारित करना होगा, जब परिवाद दायर करेंगे तो वहां पे हमको बताना पड़ेगा ना कि वस्तु में त्रुटि है। तो पूछेगा कैसे आप मानेंगे कि वस्तु में त्रुटि है? तो इसके लिए आधार यहीं पर बताए गए हैं कि किस किस प्रकार से वस्तु में त्रुटि माना जा सकता है। सबसे पहला कैसे मानेंगे? गुणवत्ता में कमी है, मात्रा में कमी है, शक्ति में कमी है, शुद्धता में कमी है, मानक में कमी है, कैसे माना जाएगा? तो सबसे पहला पॉइंट है किसी कानून यानी कोई भी प्रवृत्ति विधि है जो सरकार ने लागू किया गया है, सरकार द्वारा लागू किया गया है, उसके अनुसार वह खरा नहीं उतरता। किसी कानून प्रवृत्ति विधि के अनुसार बनाए रखना अनिवार्य है। पहला नंबर पॉइंट क्या है? किसी कानून जो सरकार ने बताया है, कानून में बताया कि घड़ी चलनी चाहिए, प्रवृत्त
विधि, प्रवृत्ति विधि मतलब जो लागू है, के अनुसार सही नहीं हो, ना हो, तब हम उसको मानेंगे क्या? त्रुटि। दूसरा नंबर पॉइंट, हमने कोई अनुबंध किया था और उस अनुबंध में बताया गया था कि हम आपको जो घड़ी देंगे वो चालू कंडीशन में देंगे, चलती हुई कंडीशन में देंगे, लेकिन हमें जो घड़ी प्राप्त हुई वह घड़ी बंद अवस्था में प्राप्त हुई। तो कोई अनुबंध, कोई कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तय किया गया हो और वैसा न दिया गया हो, किसी अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तय किया गया हो, वैसा ना दिया गया हो। जैसे मैंने अनुबंध किया कि मुझे चलती हुई घड़ी चाहिए और उसने मुझे घड़ी बेच दी, और घड़ी बेचने के बाद घड़ी नहीं चल रही, ऐसा हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक क्या बोलते हैं, अनुबंध, एक एग्रीमेंट साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें मैंने बात की थी कि घड़ी जो है चलती हुई रहेगी। उसने भी हाँ बोला था, जो बेचने वाला है, मैंने भी हाँ बोला था, लेकिन अब घड़ी नहीं चल रही। तीसरा नंबर पॉइंट, जो व्यापारी है यानी जो ट्रेडर है, ट्रेडर का स्पेलिंग क्या होता है? TRADER, ट्रेडर यानी बेचने वाला, या ट्रेडर मतलब व्यापारी, या सेलर है जो बेचने वाला है, सेलर, उसने वादा किया था, कोई भी दावा किया होगा या वादा किया होगा, उस दावे के हिसाब से दावा किया था और पूर्ण नहीं हुआ, तब हम क्या बोलेंगे? त्रुटि हो गया। जैसे मैंने सोना का उदाहरण दिया, तो सोने के उदाहरण में वो बिल में लिख करके देगा, तो बिल में लिखने का मतलब क्या है? वो दावा कर रहा है कि मैं 22 कैरेट का ही सोना का आभूषण दे रहा हूं, लेकिन वह निकला 18 कैरेट। इसका मतलब क्या है? ये त्रुटि हो गई। ठीक है, शुद्धता सही नहीं है, या फिर अगर उसने कहा कि ये 20 ग्राम का है और निकला 18 ग्राम, तो भी त्रुटि हो गई। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही दावा किया था। किसी कानून के हिसाब से मान लेते हैं, किसी कानून के हिसाब से कोई गोल्ड का आभूषण बनना है, उसको सरकार ने पहले ही गोल्ड के जो आभूषण है, उस गोल्ड के आभूषण के विषय में बताया है कि जो कान का आभूषण बनेगा वह 18 कैरेट में बनेगा, जो अंगूठी बनेगा वह 22 कैरेट में बनेगा, जो मंगलसूत्र बनेगा वह 20 कैरेट में बनेगा। तो हम अगर मंगलसूत्र लेने गए और मंगलसूत्र हमने ले लिया और उसमें जो बेचने वाला है उसने कोई दावा भी नहीं किया कि 18 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है, कितने कैरेट का है, तो पहले से अंडरस्टूड है कि सरकार ने किसी कानून के अंतर्गत उसको 20 कैरेट फिक्स कर दिया है। तो 20 कैरेट से कम कैरेट का है यानी हम असंतुष्ट हैं। इसका मतलब क्या होगा? उस सामान में, उस वस्तु में डिफेक्ट निकल गया है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब समझ में आ गई होगी तो हमको देखना है फिर उपधारा 11। होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें। वस्तु के विषय में डिफेक्ट की बात करता है उपधारा 10, जिसमें किसी वस्तु या उत्पाद में गुणवत्ता में, मात्रा में, शक्ति में, शुद्धता में या मानक में कोई कमी है तो उसको त्रुटि माना जाएगा। किस प्रकार से वो त्रुटि निर्धारित होगा? तो 3 तरीके से हो सकता है। पहला, कोई सरकार ने कोई कानून बनाया है पहले से। दूसरा, कोई अनुबंध हमने साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। या तीसरा, व्यापारी ने या सेलर ने, बेचने वाले ने वादा किया था, दावा किया था और उस दावे पर वह खरा नहीं उतरता, इसका मतलब वह
त्रुटि है। अब धारा उपधारा 11 देखेंगे। उपधारा 11, उपधारा 10 देख लिया हमने। उपधारा 11 कहता है कमी के विषय में बताता है। जैसे वह बताता है त्रुटि के विषय में, वैसे ही यह कमी के विषय में बताता है। कमी किस विषय में? तो सेवा क्षेत्र में, सेवा के विषय में, सेवा के विषय में कमी बताता है। किस प्रकार से कमी बताता है वह भी देखते। यदि हमने कोई सेवा ली, उसके गुणवत्ता, उसके प्रकृति या उसके कार्य प्रणाली में क्या क्या, कोई सेवा ली, सेवा के विषय में क्या क्या बात की गई मैंने? गुणवत्ता, प्रकृति, कार्य प्रणाली। अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो गुणवत्ता को लिखिएगा क्वालिटी, प्रकृति को लिखिएगा नेचर, और कार्य प्रणाली को लिखिएगा मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, गुणवत्ता, प्रकृति या कार्य प्रणाली में यदि किसी प्रकार का दोष है, इन तीनों में किसी प्रकार का दोष है या किसी प्रकार का दोष हो या फिर अपूर्णता हो, पूर्ण न हो, अपूर्णता हो, या किसी प्रकार की कमी हो। कमी मतलब ये कमी और ये कमी अलग है ना, तो सामान्य शब्द में हम कमी कहते हैं, वो सामान्य शब्द में कमी। ठीक, या अपर्याप्तता हो, अपर्याप्तता, तब हम इसको क्या मानेंगे? हम ऐसी चीजों को हम मानेंगे क्या कि यह सेवा के क्षेत्र में कमी है। क्लियर है? सेवा के क्षेत्र में कमी। अब एक एक चीज को उदाहरण सहित समझते हैं। गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता का मतलब है क्वालिटी। जैसे हमने कोई सेवा ली, अब सेवा में यह कहा गया कि मैंने मान लेते एसी सर्विस की सेवा ले ली कि एसी सर्विसिंग वाला आएगा, एसी सर्विस करेगा। तो उसने दावा किया कि हम जब भी आप कॉल करेंगे तो 30 मिनट के अंदर हमारा जो आदमी है वह पहुंच जाएगा। लेकिन जब मैंने कॉल किया तो ये आता है 2 घंटे बाद। इसका मतलब ये क्या है? इसके गुणवत्ता में कमी है। ठीक, या गुणवत्ता में कमी अगर इसको नहीं मानते हैं तो इसको मान लेते हैं कि कोई एसी रिपेयर करने वाला है। एसी की बात करता हूं, एसी रिपेयर करने वाला आदमी है, कोई कंपनी है जिससे हमने सेवा लेने की बात की, उसको पैसा दिया और कहें कि वो 5 साल तक हमको सेवा देगा। ठीक, 5 साल तक सेवा देगा। अब इसने बताया कि हम जो एसी मैकेनिक भेजेंगे, जो मिस्त्री भेजेंगे, वह मिस्त्री क्या होगा? कम से कम 5 वर्ष का अनुभवी होगा, और इसने भेज दिया बिल्कुल नया। इसका मतलब क्या है कि गुणवत्ता में कमी हो गई। वो चीज, वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाएगा जो उसको देना चाहिए था। दूसरा, प्रकृति। अगर मान लेता हूं कि मैंने एसी बनाने की सर्विस ली कि हमारा एसी रिपेयर करके देंगे, लेकिन जो व्यक्ति आता है या फिर बाद में वो कंपनी कहती है कि नहीं, हमने क्या बात की थी? पंखा की बात की थी कि पंखा रिपेयर करके देंगे, एसी की कोई बात नहीं हुई। मतलब नेचर ही बदल गया पूरे के पूरे सेवा का। तीसरा, कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली अगर है, पहला नंबर कार्य प्रणाली में हम देखें कि अगर उसको 30 मिनट में पहुंचना है तो पहुंच रहा है 2 घंटे में। ठीक, दूसरा, अगर हमने उसमें अनुबंध किया होगा या फिर जैसे भी हमारी उससे बातचीत होगी तो बोला होगा कि भाई 5 साल तक जो भी पार्ट खराब होगा उस पार्ट को हम चेंज करके देंगे, तो अब चेंज करके नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि नहीं, इसके लिए चार्ज लगेगा। तो इसका जो नेचर ऑफ परफॉर्मेंस था, कार्य प्रणाली था, वो तो पूरी तरीके से बदल गया। तो हम इसको क्या मानेंगे? ऐसी हर चीज को, इसमें किसी भी प्रकार से गुणवत्ता में कमी हो, प्रकृति में कमी हो, कार्य प्रणाली में कमी हो, अपर्याप्तता हो, जो भी हो, उसको हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि कमी है, सेवा के विषय में कमी है।
वह जो सेवा का वादा किया उस सेवा को वो सही तरीके से नहीं दे रहा है, या तो उसकी सेवा में दोष है, या तो पूर्ण सेवा नहीं दे रहा, या तो कमी वाला सेवा दे रहा है, या तो फिर जो सेवा दे रहा है जो वादा किया था वो अपर्याप्त है। क्लियर है? चलिए अब फिर से बात वहीं पे आ गई जहां पहले हमने शुरू किया था, उपधारा 10 के अंतर्गत क्या हमने बात की थी? हमने बात यह की थी कि भाई निर्धारण कैसे होगा कि वह अपनी जो सेवा देना चाह रहा था या फिर जो सेवा वो दे रहा है उस सेवा में कमी है, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो इसके निर्धारण के 3 तरीके यहां पर भी बताए गए। पहला, किसी प्रवृत्त लागू या किसी लागू विधि के अनुसार यदि उसको सेवा देना था और वो सेवा नहीं देता, जैसे इसमें हमने देखा था किसी कानून या प्रवृत्त विधि के अनुसार सही ना हो, तो इसमें भी यही बात बताई गई है कि किसी कानून या प्रवृत्त विधि के अनुसार सही ना हो। दूसरा नंबर पॉइंट है कि हमने कोई अनुबंध किया था, क्या लिखेंगे इसको, कि किसी प्रकार के अनुबंध किया गया था और तय किया गया था लेकिन उस अनुबंध को फॉलो नहीं किया गया। अनुबंध में तय शर्तों के अनुसार ना हो। तीसरा नंबर पॉइंट है कि सेवा प्रदाता ने दावा किया था और दावा पूरा ना कर सके। क्लियर है? 3 पॉइंट क्लियर है? किसी कानून या प्रवृत्त विधि के अनुसार ना हो मतलब सही ना हो। सरकार ने कोई कानून बनाया था, मान लेते हैं एसी रिपेयरिंग के विषय में, चाहे किसी भी विषय में कानून बनाया था, उस कानून के अनुसार वो हमें सेवा नहीं दे रहा। दूसरा, हमने उसके साथ अनुबंध किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि 5 साल तक सेवा दूंगा और 5 साल तक सेवा में वो घालमेल कर रहा है। तीसरा, उसने दावा किया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, उसने अपने बिल में लिख करके दिया था केवल क्या कि मैं 5 साल तक सेवा दूंगा, बिल में लिखा मतलब उसने दावा कर दिया बिल में ही लिख करके, और वो सही तरीके से सेवा नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, कमी हो जाएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत 2 पॉइंट और बताए गए हैं। पहला नंबर पॉइंट कहता है कि लापरवाही या असावधानी भी सेवा में कमी मानी जाएगी। लापरवाही या असावधानी भी सेवा में कमी मानी जाएगी। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि जानकारी को छिपाना भी सेवा में कमी माना जाएगा। छिपाना भी सेवा में कमी माना जाएगा। लापरवाही या असावधानी को अगर बात करें तो सेवा प्रदाता जो है असावधानी या लापरवाही पूर्ण व्यवहार करता है जिससे उपभोक्ता को हानि या क्षति होता है, तब की स्थिति में भी वह उसके सेवा में कमी माना जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई डॉक्टर है, उसने कोई गलत दवा दे दी मरीज को, एक्सपायरी डेट वाली दवा दे दी, मरीज की हालत खराब हो गई, उसके चक्कर में उसको 2 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर की सेवा में कमी मानी जाएगी। दूसरा नंबर पॉइंट अगर देखें, जानकारी छिपाना, जैसे कोई भी सेवा प्रदाता है वो जानबूझकर कोई जानकारी छिपाता है, ऐसी स्थिति में भी सेवा में कमी मानी जाएगी। जैसे बीमा कंपनी वाले इंश्योरेंस तो करेंगे लेकिन नियम और शर्तों को छुपा देंगे, अच्छे तरीके से नहीं बताएंगे। तो इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, डॉक्टर की लापरवाही, और इसका उदाहरण लिख लीजिए बीमा
कंपनी द्वारा शर्तें छुपाना। क्लियर है? जानकारी को छुपाना, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन को बीमा कंपनी छुपा लेती है। ठीक, अब यहां तक समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। सेवा के विषय में कुछ और बात नहीं है। चलिए अब हम देखेंगे उपधारा 12। उपधारा 12 जो कि डिजाइन से संबंधित बात करता है। डिजाइन क्या होगा वह बताता है उपधारा 12। DESIGN, डिजाइन, यही होता है स्पेलिंग, DESIGN, डिजाइन। डिजाइन क्या होगा? अगर डिजाइन के विषय में बात की गई है तो किसके डिजाइन के विषय में बात की गई है? गुड्स यानी माल के विषय में, गुड्स या प्रोडक्ट के विषय में, यानी ये सेवा नहीं है, प्रोडक्ट है या माल है, गुड्स है, इसके विषय में डिजाइनिंग की बात की जा रही है। डिजाइनिंग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी उसको देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे जो आएगा वह आएगा, सबसे पहला नंबर पॉइंट जिसको आप कहेंगे भौतिक लक्षण। समझेंगे एक एक चीज को, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा नंबर पॉइंट जो आएगा उसको आप कहेंगे सारवान लक्षण। सारवान लक्षण अभी अंग्रेजी में भी बता दूंगा। तीसरा नंबर पॉइंट जो आएगा उसको आप बोलेंगे विनिर्मित। उदाहरण से भी समझा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। पांचवा नंबर पॉइंट जो आएगा उसको आप बोलेंगे अंतर वस्तु। इसको आप बोलेंगे, भौतिक लक्षण को बोलेंगे आप फिजिकल फीचर्स। सारवान लक्षण को अगर बोलें तो आप इसको बोलेंगे सब कंसेप्चुअल फीचर, इसको आप बोलेंगे कंसेप्चुअल फीचर्स। इसके बाद अगर विनिर्मित को बोलना है तो आप बोलेंगे क्या? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। अंतर वस्तु को अगर बोलना है तो आप बोलेंगे क्या? कंपोजिशन। COMPOSITION, कंपोजिशन। ठीक, अब भौतिक लक्षण में क्या क्या आएगा? भौतिक लक्षण के अंतर्गत, डिजाइन के अंतर्गत ये सब चीजें शामिल है। भौतिक लक्षण, सारवान लक्षण, विनिर्मित और अंतर वस्तु, ये चारों चीजें शामिल हैं। ठीक है, चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भौतिक लक्षण में क्या आएगा। डिजाइनिंग के अंतर्गत भौतिक लक्षण में क्या आएगा? पहला आएगा रंग कैसा है, वह उसका भौतिक मतलब जो बाहर से देख सके, छू सके। अगर भौतिक लक्षण में देखेंगे तो रूप देखेंगे, और दूसरा बात देखेंगे क्या? रंग, रूप और आकार। आकार या कहें बनावट। ठीक, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एक मोबाइल है, मान लेते हैं मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को ऊपर से आप जैसा देख सकते हैं, जैसे एसी का रिमोट है तो इसको आप देख रहे हैं ऊपर से, इसका रंग कैसा है? व्हाइट है। रूप कैसा है? तो ऐसा इस तरीके से शेप में बना हुआ है।
ठीक, आकार या बनावट कैसा है, तो बनावट भी आपने देख लिया। मतलब ऊपर से जो चीजें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीज किस में आएगा, भौतिक लक्षण के अंतर्गत आएगा। यानी मोबाइल का बाहरी दिखावा भौतिक लक्षण के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? चलिए, दूसरा कहता है सारवान लक्षण। सारवान लक्षण मतलब वस्तु की आंतरिक संरचना कैसी है, आंतरिक ढांचा कैसा है। भौतिक लक्षण तो समझ गए, आकार, रंग, रूप। सारवान लक्षण में क्या है, वस्तु की आंतरिक बनावट या ढांचा। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वस्तु की संरचना या आंतरिक ढांचा, इसको थोड़ा और स्पष्ट लिख देता हूं। वस्तु की संरचना, आंतरिक ढांचा मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना कैसी। संरचना और रचना में फर्क है, ध्यान रखिए। अगर यहां पे देखें, रंग, रूप, आकार, बनावट, ये सब भौतिक लक्षण में यानी ऊपर से देख रहे हैं। अब संरचना की अगर मैं बात करूं, संरचना की अगर मैं बात करूं, तो संरचना में हम क्या देखेंगे कि ये जो चीज बना है वह किस चीज से बना है, या इसमें कौन कौन सी चीज मिलाई गई है। रबर मिलाया गया है, प्लास्टिक मिलाया गया है, कांच मिलाया गया है, और क्या क्या चीजें इसमें मिलाई गई इसको बनाने में। जैसे कोई कैप्सूल है, कोई गोली है, दवाई है, जिसको आपको क्या बोलते हैं, गोली, दवाई, कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल। इस कैप्सूल में आप देखेंगे कि कई प्रकार की चीजें मिलाई जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। ठीक, अलग अलग प्रकार की दवाई मिलाई जाती है, एक्स दवाई, वाई दवाई, जेड दवाई। तो ये कैप्सूल में कौन कौन सी दवाई मिलाई गई है, कैसा इसका आंतरिक ढांचा है, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, कंसेप्चुअल फीचर के अंतर्गत। तो इसके लिए एग्जांपल लिख लीजिएगा, कैप्सूल की संरचना कैसी है, कौन सी दवा कितनी मिली है, कैसे मिली है, क्या मिली है। दवा में कैप्सूल की संरचना है ना, दवा के विषय में। अब देखते हैं विनिर्मित। विनिर्मित कहने का मतलब है कि वह वस्तु, जो भी वस्तु, जिस गुड्स या प्रोडक्ट के विषय में हम बात कर रहे हैं, वह किस प्रक्रिया से बना हुआ है, यानी जिस प्रक्रिया से बना हो उसको कहेंगे विनिर्मित मैन्युफैक्चरिंग। अगर उदाहरण की बात करूं तो जैसे एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं, तो प्रेशर कुकर कैसे बना है, ठीक, प्रेशर कुकर कैसे बना है ये भी उसके डिजाइनिंग में आएगा। कैसे बना है, तो स्टील को ढाल करके प्रेशर कुकर बनाया गया है। स्टील को ढालकर प्रेशर कुकर बना है। क्लियर है? स्टील को ढालकर प्रेशर कुकर बना है। तो ये इसका क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग किस प्रक्रिया से हुआ है, जिस प्रक्रिया से हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। ठीक, ये भी उसके डिजाइनिंग का ही पार्ट होगा। अब अगला नंबर पॉइंट देखें, अंतर वस्तु यानी कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब उत्पाद किस वस्तु से बना हुआ है उसको हम बोलेंगे कंपोजिशन। उत्पाद किस वस्तु से बना है, ये इसका कंपोजिशन होगा। जैसे कि साबुन का उदाहरण लें, तो साबुन में कौन से रसायन उपयोग हुए हैं, रसायन 1 हो गया और ये रसायन 2 हो गया। कौन कौन से रसायन उपयोग हुए हैं वो उसके कंपोजिशन में आएगा।
अब आपको एक चीज देखने में ऐसा लग रहा होगा कि सारवान लक्षण और कंपोजिशन, कंसेप्चुअल फीचर और कंपोजिशन दोनों सेम चीज है। नहीं, दोनों सेम चीज नहीं है। मान लेता हूं कि अगर सारवान लक्षण की बात करता हूं, एक उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूं सारवान लक्षण की, और दूसरी तरफ बात करूंगा कंपोजिशन की यानी अंतर वस्तु की। पहले लिखता हूं सारवान, सारवान, और इसको लिखूंगा अंतर वस्तु। ठीक, सारवान लक्षण में मैंने बताया कि मान लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट बना है, मान लेते हैं मैगी बना है, इस मैगी में तेल डला हुआ है, तेल डला हुआ है। ठीक, इस मैगी में तेल डला हुआ है। यह मैं किसने में बताया? सारवान लक्षण में बताया कि इस मैगी के अंतर्गत मान लेते हैं तेल डला है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कंपोजिशन में जब हम इसी में जाएंगे तो यानी अंतर वस्तु और कंपोजिशन की बात करेंगे तो बताएंगे क्या? मैगी में तेल डला है, ये तो यहां पे बता दिया गया। अब इसमें बताएंगे कि 3 प्रकार के कौन कौन से तेल डले हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, और कितनी मात्रा में डले हुए। तो समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन जो है सारवान का ही नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप। क्लियर है? सारवान का ही नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंपोजिशन है। समझ गए? चल, तो ये आ गया डिजाइन में। डिजाइन में बहुत सारी चीजें हैं। अब एक चीज और देखते हैं भैया, कितना मिनट हो गया? चलिए एक देख सकते हैं, देखें कि ना देखें, देख लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को देख लेते हैं। उपधारा 13, उपधारा 13 क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? बोलेंगे सीधे विक्रय। सीधे विक्रय यानी डायरेक्ट सेलिंग। सेलिंग ऐसा होगा, SE होता है क्या? डायरेक्ट सेलिंग SE ही होता है, तो सेल में होता है ना, SELING। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और भी चीजें समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी सामान है, वो आप तक कैसे पहुंचता है? तो सबसे पहला तो कोई होगा जो इसका उत्पादक होगा। जैसे मान लेते हैं पतंजलि का साबुन ले लेते हैं, बहुत चर्चा में रहता है बेचारा पतंजलि। अरे यार, पतंजलि का साबुन, पतंजलि का साबुन है। तो सबसे पहला तो इसका क्या होगा? कोई उत्पादक होगा, निर्माता होगा, जो बनाता होगा इसको, उत्पादक। फिर उत्पादक के नीचे किसी ने इसकी एजेंसी ले रखी होगी, जो जिस पहले उत्पादक होता होगा, फिर उत्पादक के बाद उत्पादन करके बाद वो क्या करता होगा? इन्हीं एजेंसीज को दे देता होगा। तो एजेंसी कई लोगों ने ले लिया होगा क्षेत्र वाइज। जैसे एक एजेंसी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, तो मान लेते हैं ये छत्तीसगढ़ के लिए एजेंसी लिया गया है, ये मध्य प्रदेश के लिए, और ये यूपी के लिए। इसका मतलब ये है कि जो उत्पादक उत्पादन करेगा, अब क्या करेगा? या तो छत्तीसगढ़ के एजेंसी वाले को देगा, मध्य प्रदेश के एजेंसी वाले को, यूपी के एजेंसी वाले को। एजेंसी में कुछ ऐसा रहता है कि फिर और कोई एजेंसी उस क्षेत्र में नहीं ले सकता। सामान्य तौर पर भौगोलिक क्षेत्र को देखा जाता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में कोई एजेंसी किसी को दिया जा रहा है, मतलब उसको एकाधिकार दिया रहा है उस वस्तु के विषय में। फिर कोई और किसी और को ये उत्पादक जो उत्पादन करेगा वो किसी और को नहीं बेचेगा। मान लेते हैं छत्तीसगढ़ में किसी XYZ कंपनी ने एजेंसी ले रखी है, तो केवल XYZ को ही बेचेगा। अगर कोई ABC कंपनी है जो छत्तीसगढ़ का ही है, अगर कहता है कि आप मेरे को दे दीजिए, तो फिर नहीं देगा। यही एजेंसी लेने का फायदा होता है। अब एजेंसी क्यों लेते हैं? क्योंकि इनको सामान जो है वो क्या होता है, एजेंसी ले लिए तो सामान हो जाएगा थोड़ा सस्ता, और यही सस्ता सामान का ये लोग फिर फायदा उठाते। ठीक, अब एजेंसी ले लिया,
एजेंसी के बाद ये एजेंसी वाला क्या करेगा, छत्तीसगढ़ में सामान आ चुका है, अब क्या करेगा, किसी होलसेलर को बेच देगा। अभी होलसेलर क्या करेगा, किसी रिटेलर यानी खुदरा व्यापारी को बेच देगा, खुदरा दुकानदार को। सामान्य तौर पर बोल रहा हूं, और भी स्टेप हो सकते हैं। खुदरा दुकानदार को बेच देगा। अब खुदरा दुकानदार क्या करेगा, आपको बेच देगा। यही सामान के पहुंचने का प्रक्रिया होता है। लेकिन कुछ ऐसा तरीका हो जाए कि ये उत्पादक ने उत्पाद बनाया और ये सीधे इसको बेच दे आपको, तो क्या होगा, डायरेक्ट सेलिंग। यानी जहां से उत्पादित हो रहा है, कुल मिला के बीच में जो मीडिएटर हैं, जो मध्यस्थ करने वाले हैं, उनको अगर किसी को बीच के मध्यस्थता वालों को हटा दिया जाए, जैसे मान लेते हैं उत्पादक है, उत्पादक ने किसी एजेंसी को दे दिया, एजेंसी के बाद इस होलसेलर को हटा दिया जाए, खुदरा व्यापार वाले को हटा दिया जाए, किसी को हटा दिया जाए, डायरेक्ट आपको बेच दिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग। ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट सेलिंग। ठीक, ये पहले यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, फिर आपके पास आया। लेकिन अगर यहीं से सीधा आपके पास आ जाए, इसका मतलब डायरेक्ट ही आपको बेचा जा रहा है। ठीक, अब इनडायरेक्ट सेलिंग अगर करना है, डायरेक्ट सेलिंग करना है, इनडायरेक्ट सेलिंग तो हमने देख लिया, डायरेक्ट सेलिंग करना है तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं। पहला, नेटवर्क। जैसे हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो हम पैसा किसको भेजते हैं, सीधा जियो कंपनी को, एयरटेल कंपनी को, आइडिया कंपनी को, बीएसएनएल कंपनी को डायरेक्ट भेजते हैं। ठीक, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था, टॉपअप आता था। टॉपअप आप दुकानदार के पास जाते, दुकानदार आपको रगड़ करके आप उसमें नंबर डाल देता, फिर आपका रिचार्ज हो जाता। वो प्रक्रिया क्या था, इनडायरेक्ट सेलिंग था। ठीक, अब आप ऑनलाइन के माध्यम से डायरेक्ट चीजों को खरीद ले रहे हैं, बेच ले रहे हैं, जो भी। अगर डायरेक्ट सेलिंग में बात करें तो जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो भंडार अपनाते हैं लोग, नेटवर्क मार्केटिंग, इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, ये लोग यही दावा करते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग करने की वजह से जो पैसा बचता है वो हम सभी में बांट देते हैं, जो भी हमारे हमसे जुड़ता है उसको। यही होता है ना, बाकी वो तो बहुत कुछ होता है होने के लिए, BMW वगैरह आपको पता है। ठीक, वो सब चीजें चलती रहती है कहानी में। तो पहला तो तरीका हो गया डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क के माध्यम से, या तो नेटवर्क मार्केटिंग हो या तो फिर ऐसा नेटवर्क बना दिया जाए कि डायरेक्ट बिक जाए। दूसरा होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप देखेंगे तो क्या होगा, बिचौलियों का अभाव होता है। बिचौलियों का अभाव होता है, यानी इसमें बिचौलिए नहीं होते। बिचौलिए मतलब जैसे वहां एजेंसी है, होलसेलर है, खुदरा दुकानदार है, सब बिचौलिए नहीं होंगे। तीसरा है रिटेल स्पेस, खुदरा स्थान, इसको आप बोलेंगे रिटेल स्पेस। ओला का आपको स्कूटी लेना है तो ओला का स्कूटी किसी को एजेंसी नहीं दे रखा है, वो अपने क्या रखा है सर, वो एक्सपीरियंस सेंटर खोल रखा है। जैसे एप्पल का होता है तो एक्सपीरियंस सेंटर खोल रखा है, वहां जाइए आप एप्पल देखिए, फिर आप वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर करिए, डायरेक्ट आएगा आपके पास। वहां पे कोई वो नहीं है कि आप वहां पे जाएंगे। तो अगर आप एक्सपीरियंस सेंटर, जैसे ओला का एक्सपीरियंस सेंटर है, तो ये क्या हुआ, खुदरा स्थान हुआ, रिटेल स्पेस हुआ। रिटेल स्पेस है, स्टोर नहीं है, ध्यान रखिएगा, रिटेल स्पेस है। उस रिटेल स्पेस में आप जाएंगे, चीजों को देखेंगे, समझेंगे, अच्छा लगेगा तो आप डायरेक्ट कंपनी से ही पैसा देकर के डायरेक्ट लेंगे, बिचौलियों को पैसा नहीं देंगे। बिचौलियों को जैसे स्पेस ले रखा है वो सब चीज कंपनी देखेगी। ठीक, अगर डायरेक्ट बिक्री में बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग में बात करूं, तो ये ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन मतलब जैसा कि अभी अगर मान लेते हैं जियो का रिचार्ज करना है तो जियो के रिचार्ज को हम ऑनलाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट उसके कंपनी में पैसा, कंपनी के अकाउंट में पैसा भेजे और वहां से हमारा रिचार्ज हो गया। तो सीधे विक्रय को बस इतना ही समझिए कि इसमें सीधे विक्रय के उदाहरण जो है, मतलब जो फीचर है उसमें क्या क्या है। सबसे पहला तो नेटवर्क है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग भी इसमें है, या फिर कंपनी का खुद का बनाया हुआ नेटवर्क है, जाल है जिसमें आप
उसमें काम करते हैं, वो किसी खुदरा को, व्यापारी को नहीं देता। इसमें बिचौलियों का अभाव होता है, खुदरा स्थान बनाया जाता है, रिटेल स्पेस बनाया जाता है, लेकिन केवल एक्सपीरियंस के लिए आप जाकर के चीजों को देख सकते हैं, लेकिन वहां से आप खरीद नहीं पाएंगे। फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके का हो सकता है। क्लियर है? यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई होगी तो हम यहीं पर क्लास को खत्म कर देंगे। हाँ, हम देख रहे थे धारा 2 के अंतर्गत उपधारा 10। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर चीजें थोड़ी और अच्छी हो जाएंगी। आंख को बंद कर लीजिएगा, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला उपधारा 10 जो त्रुटि को बताता है, डिफेक्ट को बताता है। डिफेक्ट किसके विषय में? तो वस्तु या उत्पाद के विषय में डिफेक्ट को बताता है। यानी वस्तु उत्पाद में यानी किसी प्रकार की गुणवत्ता की, मात्रा की, शक्ति की, शुद्धता की या स्टैंडर्ड की कमी होती है तो उसे हम त्रुटि कहेंगे। हमने गोल्ड का उदाहरण भी लिया था, आपको ध्यान होगा। अब ये त्रुटि कैसे निर्धारित होता है? तो निर्धारित कैसे होता है? अगर सरकार ने कोई नियम कानून पहले से बनाया है कि उस मानक से नीचे नहीं जाना है, और उस मानक से नीचे जाकर के आपको कोई चीज दे दी जाती है तो वह त्रुटि माना जाएगा। कोई अनुबंध आपने किया था व्यापारी के साथ, बेचने वाले के साथ, सेलर के साथ, लेकिन वो अनुबंध वो फॉलो नहीं कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा है, तो त्रुटि माना जाएगा। व्यापारी या ट्रेडर ने, व्यापारी यानी सेलर या ट्रेडर ने आपको दावा किया था, उस दावा को पूरा नहीं कर रहा है। जैसे दावा किया कि मैं 18 कैरेट अंगूठी दे रहा हूं और निकला 16 कैरेट, तब की स्थिति में भी त्रुटि माना जाएगा। उपधारा 11 बताता है जो वह सेवा के विषय में कमी को बताता है। कोई भी सेवा है, उसके गुणवत्ता, उसके प्रकृति या कार्य प्रणाली में दोष पाया जाता है, अपूर्णता पाया जाता है, कमी पाया जाता है, अपर्याप्तता पाया जाता है, तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? कमी के रूप में डिफाइन करेंगे। इसमें भी 3 तरीके बताए गए कमी को निर्धारित करने के लिए। पहला, किसी कानून या प्रवृत्ति विधि के अनुसार सही ना हो, सरकार ने कोई नियम लागू किया हो, उस लागू नियम के अनुसार वो सही नहीं बैठता हो। अनुबंध किया गया हो, कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो और उस अनुबंध के अनुसार सही न बैठता हो। लेकिन और तीसरा, सेवा प्रदाता ने आपको दावा किया था लेकिन उस दावा पर खरा न उतरता हो। इसमें हमने ये भी देखा कि लापरवाही या असावधानी भी कमी के अंतर्गत आएगी, साथ ही साथ जानकारी को छिपाना भी कमी के अंतर्गत आएगा। लापरवाही का उदाहरण देखा डॉक्टर की लापरवाही, और जानकारी को छिपाने के अंतर्गत देखा था बीमा कंपनी कुछ चीजें छुपा देती है। फिर हमने देखा डिजाइनिंग क्या होता है, तो कि डिजाइनिंग में जो बात की गई है वो गुड्स या प्रोडक्ट के विषय में डिजाइनिंग की बात करता है। इसके अंतर्गत 4 पॉइंट डिजाइनिंग में हमने देखे। पहला, भौतिक लक्षण के अंतर्गत, दूसरा सारवान लक्षण के अंतर्गत, तीसरा विनिर्मित के अंतर्गत, और चौथा अंतर वस्तु लक्षण के अंतर्गत। भौतिक लक्षण को हमने समझा, इसको अंग्रेजी में फिजिकल फीचर कहते हैं, और इसमें हमने रंग, रूप, आकार या बनावट की बात की। जैसे मोबाइल का बाहरी दिखावा जो भी है, रिमोट का बाहरी दिखावा, वो सब उसका क्या है? भौतिक लक्षण के अंतर्गत आएगा। दूसरा सारवान लक्षण, जिसको हम कंसेप्चुअल फीचर कहें, जिसमें वस्तु की संरचना आएगी और आंतरिक ढांचा आएगा, जैसे कैप्सूल की संरचना, दवाई की संरचना। फिर विनिर्मित के अंतर्गत देखें तो मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से हुआ है वो चीजें, जैसे स्टील को ढालकर प्रेशर कुकर बनाना। फिर अंतर वस्तु देखा तो इसमें उत्पाद किस वस्तु से बना है, जैसे साबुन में कौन कौन से रसायन उपयोग हुए हैं, वो सब चीजें। फिर हमने देखा सारवान और अंतर वस्तु के बीच फर्क क्या है, कंसेप्चुअल फीचर और अंतर वस्तु, यानी इसको क्या बोले अंग्रेजी में, कंपोजिशन के अंतर्गत फर्क क्या है। तो पहला यही फर्क है कि कंपोजिशन जो है सारवान से थोड़ा डीप लेवल का है, जैसे तेल का उदाहरण देखा। अगला हम देखें डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग हमने देखा उपधारा 13 में। डायरेक्ट सेलिंग में हमने देखा इसमें नेटवर्क के थ्रू सेलिंग होता है, बिचौलियों का अभाव होता है, खुदरा स्पेस यानी रिटेल स्पेस बनाए जाते हैं, खासकर एक्सपीरियंस सेंटर जैसी चीजें, और ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके की चीजें इसमें हो सकती है। बस आज के क्लास में इतना ही। जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो हम थोड़ा सा और देखेंगे, तो हम और भी आगे बढ़ते जाएंगे। अभी परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न परिभाषा से पूछे जाने की संभावना अधिक है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत सारे लगे हुए हैं। नमस्कार।